बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे साथ हैं मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा और UKPNP के चेयरपर्सन और बड़े मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जनाब शौकत अली कश्मीरी साहब, जो कि पिछले हफ्ते भी मेरे साथ तशरीफ़ लाए थे और हमने कुछ बातचीत की थी यूनाइटेड नेशन की करारदादों के बारे में कि किसका क्या रोल था, किसने फ़ौजें निकालनी थी और किसने फ़ौजें रखनी थी। तो उसके बाद हम चाह रहे थे कि थोड़ा-सा इस मसले को आगे चलाया जाए। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब शौकत अली कश्मीरी साहब को। शौकत कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, माय साथ ही प्लेजर। मैं नाज़रीन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ताकि जैसे ही हम अपलोड करें तो जो है ना वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो शौकत साहब, पिछले हफ्ते हमने जो बातचीत की थी और बहुत से लोगों ने उसको पसंद किया था। वो कह रहे थे कि आपने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह किया कि यूनाइटेड नेशन की नज़र में इंडिया का क्या रोल है और पाकिस्तान का क्या रोल है। आज हम बात ये करना चाहते हैं कि बहुत से लोग खुद मुख्तारी की बात करते हैं, यानी जम्मू कश्मीर खुद मुख्तार होना चाहिए। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो जो इंडिया भी फ़ौजें निकाले, पाकिस्तान भी निकाले, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मैकेनिज़्म किस मैकेनिज़्म के तहत है और हमें खुद मुख्तारी दे दी जाए। तो हमें ज़रा बताएं कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, इनमें खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर की कोई गुंजाइश है? देखिए जनाब, बात यह है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं थीमेटिकल और कुछ होती हैं ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और इंटरप्रिटेशंस की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वो 5 जनवरी 1959 की जो रेजोल्यूशंस है, जिसको पाकिस्तान वाले डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी यहाँ आपके अख्तियारात जो है वो महदूद हैं। आपने सिर्फ, आपके पास दो ही मुल्कों की चॉइस है, या तो आप इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को। जिसको अमूमी तौर पर पाकिस्तानी हल्के बहुत ज़्यादा कोर्ट भी करते हैं और जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामियान हैं उनको ये कह के खामोश कराया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात कही थी कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है 13 अगस्त 1948 की, वो है एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशंस, जिसके साथ प्रोसीजर भी दिया गया है ट्रूस एग्रीमेंट के नाम पे। बाकायदा टाइटल है ट्रूस एग्रीमेंट। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान और बाकी भी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान थे, ये एक मुत्फिका रेजोल्यूशन है। वैसे तो आप अगर कश्मीर पे बहुत सारी रेजोल्यूशन ऐसे ही है, जैसे आपके बरतानिया में 4 MP बैठते हैं यूरोपियन अपनी पार्लियामेंट में, और वो कोई रेजोल्यूशन करते हैं तो कहने को तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही होगी, क्योंकि प्लेस ऑफ जो अजलास है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। लेकिन क्या वो सारे मेंबरान की मुतफिका राय है या उसमें जो भी, तो इसलिए ये है कि जो मुतफिका अलैहि रेजोल्यूशन है और जिसके साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रूस एग्रीमेंट का टाइटल देके प्रोसीजर दिया है कि किस मुल्क का क्या रोल है। और खुदा न ख्वास्ता अगर हम 5 अगस्त वाली को भी फॉर द आर्गूमेंट से एक मान लें, तो फिर हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रोल को एग्जामिन किसने करना है? राइट ऑफ वोट किसके पास है? वो है कश्मीरी के पास। अच्छा, वो लोग जो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, पहले बात यह है कि थीमेटिकली हमें देखना पड़ेगा कि नेशनलिज्म का तकाजा क्या है। उससे पहले ज़रा थोड़ा-सा ये वज़ाहत हो जानी चाहिए कि आप जी। चूँकि 5 जनवरी में चले गए, 49 की जो है करारदाद, तो 13 हाँ। अगस्त वाली में तो एक्सेशन की बात नहीं थी ना। नहीं, उसमें कोई एक्सेशन की नहीं थी। फ्यूचर स्टेटस का ज़िक्र था। उसमें स्टेटस का जिक्र था, हाँ, जिसमें पाकिस्तान को करार दिया गया है कि आपने रियासत जम्मू कश्मीर से अपनी सारी फौज और निकालनी वो तमाम लोग जो लड़ाई की गर्ज से जो नॉर्मली कश्मीर में नहीं रहते, उनको आपने विड्रॉ करना है, और पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी कबूल की है। हिंदुस्तान के साथ ये कहा गया है कि आपने बल्क ऑफ द आर्मी विड्रॉ करनी है, और बिलो द बल्क जो है वो फॉर द लॉ एंड ऑर्डर में वो की। रखनी है। नहीं, लेकिन असल में सवाल मेरा ये था कि
लफ्ज़ जब फ्यूचर स्टेटस आता है, इसका मतलब इलाक़ नहीं है, बल्कि वो इलाक़ हो सकता है, खुद मुख्तारी भी हो सकती है। इलाक़ हिंदुस्तान हो सकता है, इलाक़ पाकिस्तान हो इस सकता है। रेजोल्यूशन में तो ये समझें कि आप कह सकते हैं कि इनशराइन है आपके सारे राइट्स, सारे राइट्स। ठीक है, और राइट टू एक्सेशन भी है, राइट टू इंडिपेंडेंट भी है, राइट टू सक्सेशन जिसको खुद मुख्तारी कहते हैं वो भी है। जिसको अब मैं उस बखेड़े में नहीं जाता हूं कि पाकिस्तान ने फिर इस तरह को लिए क्या एफर्ट्स की कि कोई एक ऐसी रेजोल्यूशन आई जिसमें पाकिस्तान को भी बतौर फ्रीक, चूंकि इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान बतौर फ्रीक नहीं है, इस हद तक फ्रीक है कि वो कश्मीर में दाखिल हुआ, उसकी फौज दाखिल हुई, उसके कुछ मिलिटेंट ग्रुप दाखिल हुए हैं, और वो जो है फौज को निकालना, फौज को निकालना है। ये जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डाली है, ठीक है जी। और इस पे 1960 तक तो हिंदुस्तान मुतालबा करता आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कि जनाब आप करारदाद के पहले हिस्से पे अमल करें ताकि प्लेबिससिट किया जाए। अब बात यह है कि पाकिस्तान को उस वक्त ये ख्याल था कि शेख अब्दुल्ला चूंकि बहुत पावरफुल है मुसलमान अवाम में, कश्मीरी मुसलमानों में, और हिंदू और जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है पाकिस्तान में, तो लिहाजा ये रेफरेंडम जो है वो हिंदुस्तान बहुत आसानी के साथ जीत जाएगा। और क्योंकि इंडिया के पास जिस चीज को हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अपने नैरो इंटरेस्ट की बुनियाद पे, कि टाइटल जो था वो इंडिया के पास था एक्सेशन का, और एक्सेशन का ये राइट जो है वो हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने और बरतानिया ने तस्लीम किया था कि ये वहां के जो रूलर्स हैं वही रियासतों के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। और महाराजा के बारे में जो इंटेंशंस थी वो यही थी कि वो किसी भी मुल्क के साथ फौरी तौर पर हलाक के हामी नहीं थे, बल्कि वो अपने लोगों को, वो अपने रहनुमाओं को, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को ये यकीन दिलाते थे कि लेटर ऑन हम बाहमी मशावरत के साथ कोई फैसला कर सकते हैं, ऐसा कि अगर हमें ज़रूरी हुआ, हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के वसी तर मफाद में हुआ, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, तो हम नेगोशिएशन करेंगे इन मुल्कों के बाद। लेकिन अभी चूंकि हालात वहाँ के दो नए मुल्क बने हैं, उनकी कोई डायरेक्शन अभी नहीं वाजे हैं, तो हम अभी किसी मुल्क में साथ शामिल नहीं होते, बल्कि जूं की तू, यानी जो जिसको अंग्रेजी में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, उनने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी भेजा कि भाई आपके और हमारे कोर्डियल रिलेशनशिप होंगे, और फ्यूचर के जो चीज़ें होंगी वो हम बामी गुफ्त शनीद के जरिए हल करेंगे। वो अगर वो तो पिछले प्रोग्राम में हमने कवर कर लिया था। मसला जी ये जी जी, मैं वैसे सरसरी तौर पर, क्योंकि आपने सवाल वहीं से तो मसला किया ये है। आता है कि क्या ये देखो, ये 13 अगस्त में सारे राइट्स इंश्राइंड हैं, इंक्लूडिंग राइट टू इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। उसको वो पाकिस्तान ने महदूद किया ताकि वो भी पार्टी बन जाए और इलाके पाकिस्तान, लेकिन दूसरे उसमें हमारे हक के खुदरादियत और हक के आज़ादी को महदूद कर दिया गया आपने भी 5 जनवरी के रेजोल्यूशन में। तो इस वक्त मुझे ये बताएं कि यानी लोग कहते हैं जी, खास तौर पर कहा जाता है कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के पहाड़िए ज़्यादा शोर करते हैं कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए। क्या इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में आज़ाद और खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर के लिए कोई तहरीक चल रही है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त कोई तहरीक ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंस की हो। बेसिकली ये पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वॉर है जिसके मुख्तलिफ नारे हैं। ये जैसे 1900 जब 48 के अंदर कश्मीर पे हमला किया गया तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन जबराल्टर। 1947 22 अक्टूबर 47 ऑपरेशन जबराल्टर। जब 1965 में पाकिस्तान ने अपने मसल्ला गिरोह दाखिल किए तो उसका नाम था ऑपरेशन गुलबर्ग। नहीं, अदर वे राउंड कर दिया जो तो वो आपने वो किया तो मैंने कहा जरा अच्छा, 1947 में गुलबर्ग था, ऑपरेशन गुलबर्ग था, मैं वही 1965 में जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है। तो अभी जो 1988 की जो मूवमेंट है इसके बारे में ये ऑपरेशन टुपैक है, और पाकिस्तान के बहुत सारे रिटायर्ड
आर्मी ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लाइक असद दुरानी और बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि हमने बुनियादी तौर पर इंडिया ब्लीड हमारा मंसूबा था कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को मरहत दे। अच्छा, पाकिस्तान का बड़ा पुराना केस है, वो ये है कि जी वो समझते हैं कि जो वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, तो उसमें हिंदुस्तान को ज्यादा दरिया दिए गए हैं और हमें कम पानी मिला है, लिहाजा हमें मजीद दरियाओं की जरूरत है। जिसमें मैंने कई दफा बात की है कि जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी, उनने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा था, और प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा था कि अगर मसला कश्मीर हल भी हो जाए तब भी हिंदुस्तान के साथ जो हमारा वाटर की तकसीम है। के जो है वो बरकरार रहेंगे, और हमें जब तक कि हिंदुस्तान ज्यादा पानी नहीं देगा हमारे तनाजात हिंदुस्तान के साथ रिजोल्व नहीं होंगे। अच्छा, अब एक बात तो आपने वाज़ेह कर दी, एक बात आपने वाज़ेह कर दी कि ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो मसलन जीएचक्यू के ही होते हैं, ऑपरेशन जो भी कभी कोई नाम बेशुमार रखे हुए उन्होंने। अच्छा, अब मसला ये है कहने का कि तो ये पॉलिसी उनकी ये थी कि कीप इंडिया ऑक्यूपाइड एंड कीप इंडिया ब्लीडिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मराहत चाहिए थी, पानी के भी दीगर मराहत भी चाहिए थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर खुद मुख्तारी की तहरीक, जैसे कि लोग दावा करते हैं कि खुद मुख्तारी की तहरीक चल रही है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और जेन्युइन अगर कोई है, तो क्या लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? वहाँ पर तो कोई तहरीक नहीं थी। जम्मू में वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ पर कोई तहरीक नहीं थी। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो भी रियासत का हिस्सा है, वहाँ पर कोई तहरीक नहीं है खुद मुख्तार की। तो फिर ये कहाँ चल रही है सिवाय यानी कुछ, फिर वही बात आती है, अक्सर लोग कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के कुछ पहाड़िए जो हैं, वो कुछ लंदन में बैठकर, कुछ दूसरी जगह में बैठकर बातें करते हैं, वो कुछ जो है वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ जो है ना उनको इशारे मिलते हैं तो वो नाराबाजी करते हैं। उन उन लोगों से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता जो ये समझते हैं कि ये पहाड़ी और ये खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कुछ। हाँ, लेकिन ये है कि चूंकि आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर जो है वो महाराजा ने दिया था कि ये इस रियासत को आज़ाद और खुद मुख्तार रहना चाहिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलने की। तो ये नहीं, नहीं, एक मिनट, बड़ी ज़रूरी बात आपने बात कह दी है। तो आप कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर जो इंडिया से और पाकिस्तान से सेपरेट हो, ये आइडिया जो है महाराजा जम्मू कश्मीर हरि सिंह ने दिया है। जी हाँ, फिर देखिए फिर लोग जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये मकबूल बट का दिया हुआ ये आइडिया है, तो मकबूल बट तो बहुत बाद में पैदा हुए। देखिए बात यह है ना कि अकीदत में आप चाहें तो किसी को बादशाह बना दें, किसी को दिलों का हुक्मरान बना दें, किसी को रियासत का हुक्मरान बना दें, लेकिन जो हकायक हैं और बुनियादी तौर पर किसी कोई कौम अगर अपने मुल्क के बारे में संजीदगी से सोचती है तो सबसे पहले उसको अपनी तारीख को समझना होगा और अपनी तारीख के तजादात की रोशनी में सच तक पहुंचना होगा। जो लोग अपनी तारीख के मुनकर हैं और अपनी तारीख में होने वाले उन वाकयात के जिनकी वजह से रियासत मर्ज वजूद में आई उससे इनकारी हैं, आप उनके नेशनलिज्म को भी चेक कर सकते हैं कि उनमें प्रोक्सीज्म कितना है, उनमें सूडोइज्म कितना है, वो कहाँ से ये इन सारे नारों को बाई करते हैं। और इसमें जेन्युइन डेफिनेटली हर खित्ते के जो लोग हैं जिनके जो तारीख रखते हैं, जो अपना एक कल्चर रखते हैं, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखते हैं अपनी रियासत के मुख्तलिफ बाशिंदों के साथ, उनकी ये ख्वाहिश नेचुरल हो सकती है कि ये इंडिपेंडेंट हो। वो चूंकि वसी तरह रियासतों के उस मफाद में है कि यहाँ के लोगों का वसी तर मफाद क्या हो सकता है, ये कम तर मफाद क्या हो सकता है, ये अलग सवाल है। लेकिन जिन लोगों ने ये नारे जो है वो उठाए हुए हैं उन्होंने तो बेसिकली कभी रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख को ही नहीं माना। ये तो 1846 की ट्रीटी को खरीदो फरोख्त का नाम देते हैं, जिस मायदे के तहत रियासत जम्मू कश्मीर मार्ज वजूद में आई। उससे पहले तो शायद मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ नाम थे, जम्मू एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्या जम्मू जो है उस तारीख के उस हिस्से के अंदर जब रियासत कश्मीर थी, क्या जम्मू उसका हिस्सा था, लद्दाख उसका हिस्सा था, गिलगित बल्तिस्तान उसका हिस्सा था, पीओके जो जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं ये उसका हिस्सा था। तो प्रॉब्लम यह है कि फातेहीन ने अपनी सरहदों को बढ़ाया है और फिर मफतूहीन ने
ان کو واپس دھکیل کے اپنے ڈروے میں بند کیا ہے، یہ تاریخ ہے. لیکن وہ ریاست جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی، اور جن لوگوں کا، چاہے وہ سری نگر میں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ ہوں یا آزاد کشمیر کے سردار عبدالقیوم خان ہوں، یہ اگر اصرار کریں گے اس ریاست کا اور نگیٹ کریں گے باقی قوموں اور قومیتوں کے وجود کا، تو یقیناً یہ اس ریاست پہ جو بٹ شاہ کی ریاست تھی یا اس وقت کے جو ہے تو وہ ریاست تو اپنا وجود برقرار ہی نہیں رکھ سکی، وہ تو ختم ہو گئی تاریخ کے پروسیس میں، اس کی بحالی کی کوئی تحریک بھی موجود نہیں تھی. تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ریاست جموں کشمیر، جس ریاست جموں کشمیر کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ 1846 میں ہوتی ہے، اور ہم وہ کشمیر مانگ رہے ہیں جو 15 اگست 1947 میں وجود میں تھا. یہی بات ہے نا؟ بالکل. جو اسے منکر ہے تو وہ تو کوئی سمجھ میں کوئی پرابلم ہے، اور کیا ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا. اچھا آگے جاتے ہیں. اگر اس میں یہ بات آتی ہے، یعنی وہ جو پہاڑیاں کہتے ہیں تو وہ تو ایک ایسے بہت انداز ہے ان کا کہنے کا. تو دوسرے لفظ میں جو جنم تحریک ہو تو اس کو تو ساری جگہوں پر ہونا چاہیے. اس کو 5 اکائیاں ہیں، 5 یونٹس ہیں، یعنی گلگت بلتستان POJ آزاد، جس کو آزاد کشمیر کو بھی کہا جاتا ہے، لداخ، جموں اینڈ ویلی آف کشمیر. تو کیونکہ ایسی تحریک ہے جو 5 اکائیوں میں موجود ہو یا کم سے کم. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو بہت سخت اختلاف ہے اس لفظ سے. یہ جو ہم تحریک، پھر تحریک آزادی کشمیر، یہ ایبسولوٹلی نانسنس ہے. ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو زیادہ تر آپریٹ کرتی ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہ جو ٹوپیک آپریشن تھا، اس ٹوپیک آپریشن کے تحت کوئی ہلاک پاکستان کی بظاہر بات کرتا ہے یا انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا ہے. اصل مقصد جو ہے جو پاکستان کا تھا، ٹو بلیڈ انڈیا. اور انڈیا کو کہاں سے بلیڈ کیا جا سکتا ہے؟ ان ایریا سے جو مسلم پاپولیشنز کے ایریاز تھے جن کو ریلیجسلی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی نیشنلزم کی موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک پروکسی موومنٹ تھی جس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جی گلگت بلتستان اور لداخ اور دوسری چیزیں. 1988 میں، 1990 میں، 1991، 95 اور اب تک کے جو ان کے نعرے تھے، ان نعروں سے تو مترشح ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے معاف کریں گے، میں کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتا ہوں، وہ تو ٹوٹل کمیونل نعرے تھے. جس مومنٹ کو یہ لوگ تحریک آزادی کی جنگ کہتے ہیں، اس میں 3 لاکھ آپ نان مسلموں کو ہجرت میں مجبور کر دیتے ہیں اور سینکڑوں کو آپ قتل کر دیتے ہیں نظریے کے اختلاف کی بنیاد پہ، پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ. وہ کون سی تحریک تھی؟ یہ سب کچھ ہے ہم نے اپنے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، یا وہ لوگ جو سنسیئرلی ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے نعرے سے انسپائر ہیں، وہ مختلف پارٹیوں میں، اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ JKLF کے پاس چونکہ زیادہ وسائل تھے، پاکستانی میڈیا ان کو سپورٹ کرتا تھا، تو وہ ایک جو نیچرل انسپریشنز لوگوں کی تھی، وہ تو لیڈرشپ کے یا اس کے کانسیکوینسز کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی تحریک نہیں تھی. It is very much simple کہ یہ ایک پراکسی موومنٹ تھی، بیسڈ اس کا کمیونل تھا. ہندو مسلم فساد، اس کا تعلق کو ریاست جموں کشمیر کی تشکیل دینا نہیں تھا، نہ ہی ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا کوئی خیال رکھنا تھا. سینسٹیوٹیز کا تو تقاضا یہ تھا نا. لیکن اس وقت تو یہ سمجھا گیا کہ اگر سیکولرزم کو تھوڑا سا بھی پروموٹ کریں گے تو اس سے پاکستان کے دو قومی نظریوں کو زہر پہنچے گی. تو ایسی پارٹیاں بھی اپنے آپ کو نیشنلسٹ کراتی ہیں جنہوں نے اپنے مینیفیسٹوز میں کہا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو اینٹی پاکستان یا پاکستان کے بارے میں محبت نہیں رکھتے. اصل میں لفظ اینٹی پاکستان مجھے تو آزادی کے اوپر اچھا نہیں لگتا. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی. ہم جو ہے نا ظاہر ذات خود مختار کشمیر چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اینٹی پاکستان ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کسی کشمیر پالیسی کی مخالفت کرتے ہوں گے ہم. میں یہ پوچھنا یہ چاہتا تھا، جو بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپریشن جو ٹوپیک جس کے مطابق یہ چلا مسئلہ، اس کا جو جہاں پر ایریا آف ایکشن تھا وہ گلگت بلتستان یا جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ نہیں تھا، وہ لداخ نہیں تھا، وہ جموں کا جو نان مسلم ایریا تھا وہ نہیں تھا. اگر اس کو تحریک کہا جا سکتا ہے تو یہ تحریک یہ تھی کہ کس طریقے سے جموں کشمیر کو کمیونلائز کرنا ہے، کس طریقے سے نفرتوں کو بڑھانا ہے،
किस तरीके से जो कम्युनिटीज वहाँ पर बसती हैं उनको यानी दूसरे लोग उनमें जो नफरत है उनमें या जो इख्तलाफात है उनको बढ़ाना है, और किस तरीके से तहरीक ये थी कि किस तरीके से इंडिया को ब्लीड करना है। एम आई राइट इन दैट? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसके साथ साथ में जो एक एडिशन उन लोगों की खिदमत में करना चाहता हूँ जो जो तहरीक आज़ादी भी कहते हैं और ये सारे नारों के पीछे जो है ना खड़े हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के बारे में उनकी क्या राय है। अगर वो नसीम मिजाज किसी के नावलों से इंस्पायर नहीं है या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे से, तो आपका अपना फेट क्या है। ये जो आज़ाद कश्मीर का जो 4000 मरबा मील है, दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई जजीरा ऐसा नहीं है जहां से लोग माइग्रेट इस खिते से माइग्रेट होकर ना पहुंचे हो। यहाँ आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस मुल्क में गुर्बत का, मसाइल का, मुश्किलात का ये हाल हो कि बिलाखिर मुल्क से ही हिजरत की जाए, तो वो कितना एक आज़ाद होगा। और जिन्होंने उसकी आज़ादी की बात करने के बजाय वहां लोगों की जो संजीदा हुकूक की तहरीकें थी उनको सबोटाज करके तो एक ऐसे नारे के पीछे लगा लिया जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान के रोल को आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान या आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी एग्जामिन नहीं कर सकती। आज भी जो हमारी जुडिशरी है, जरा सा भी गुस्ताखी कर बैठे तो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान की बोली बोलना शुरू कर देते हैं और अपने ही जजेस को मतूब करते हैं कि जी आपने फलां अटॉर्नी जनरल की शान में गुस्ताखी की। भाई अटॉर्नी जनरल जो बनता है वो स्टेट का होता है, स्टेट उसको तनख्वाह देती है, तो अगर वो अपने राइट्स को डिफेंड नहीं कर सकता तो उसके लिए उसको ऐसी एनजीओ की क्या जरूरत पड़ेगी। असल चीज क्या होती है, हमारी आजाद कश्मीर की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आजाद कश्मीर के सारे महकमे जो है वो सुपरवाइज होते हैं पाकिस्तान के उन लैंड ऑफिसरों के जरिए जो पाकिस्तान से किए हुए हैं। मैंने आपको कहा ना, हमारा कोई बुग्ज किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जमीरी तहरीकों में सफा अव्वल में हिस्सा लिया, गिरफ्तारियां काटी। कराची के जेल में मैं एमआरडी की मूवमेंट में भी रहा हूं, और आज भी जब पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी की मूवमेंट चल रही थी, लॉयर मूवमेंट, तो उसमें हमने यूनाइटेड नेशंस के सामने, बेल्जियम में यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि हम समझते हैं कि अवाम को जब तक कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं मिलेगी उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। और पाकिस्तान में चूंकि जो इदारे हैं, आज तो वो लड़ाई जो है वो आप कह सकते हैं कि बीच चौराहे लोग नंगे होके खड़े हो गए हैं। आर्मी के वो ऑफिसर्स जिन्होंने जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटों को डिस्टेबलाइज किया, कमजोर किया और बिलाकर उनको इख्तदार से बेदखल किया और जुडिशरी को प्रेशराइज करके तो अपने अपने ताहिद और हमायत में जो है वो ठप्पे लगवाए। अच्छा, बताओ, इमरान खान ने कहा कि उसने अपनी लड़ाई के अंदर है। अब आप देखिए ना, कल तक जो चीजें आप अखबारात में या मुख्तलिफ तबसरों में सुनते थे, आज किस तरह पोलराइजेशन हो रही है। लोग अपने अपने पोल, अपने अपने इंटरेस्ट, अपनी अपनी उन कंस्पिरेसीज के गिरद जमा हो रहे हैं। अच्छा, इसका खुलासा ये है कि ये जम्मू कश्मीर में खुद मुख्तारी की कोई तहरीक उस सेंस में नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। और ये जो आपने ऑपरेशन टोपैक का कहा, जो भी उसके जो मुसन्निफ थे, क्या वो अपने मकासद में कामयाब हुए हैं? अगर तो नफ़रतें फैलानी थी या कुछ कश्मीर के कुछ लोगों को उन्होंने मज़हब की बुनियाद पर या एथनिसिटी की बुनियाद पर वहाँ से निकालना था, तो वो एक आधा कामयाब हुए। तो वैसे वो अपने मकासद में कामयाब हुए या नाकाम हुए? आप क्या इसमें कहते हैं? देखिए, बात यह है कि जिन्होंने ऑपरेशन टोपैक का ये सारा प्लान किया था वो अपनी नाकामी का खुद एतराफ़ करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हमने इंडिया को अंडरमाइन किया। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि चूंकि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतें नहीं थी, मार्शल और ज़ियाउल हक साहब, खास करके ज़ियाउल हक की उस त्यारा के हादसे को वो सेटबैक करार देते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो कुछ उछल कूद हो रही थी इसको, कि चूंकि उनके मरने के बाद जो हुकूमत आई बेनजीर भुट्टो साहिबा की, एक तो बुरी हुकूमत थी ना, लेकिन जो डेमोक्रेटिक हुकूमत आई, तो आज भी अगर उस वक्त के सो कॉल्ड नेशनलिस्टों को जो बेसिकली प्रॉक्सी बनने के लिए हर वक्त तैयार है,
تو ان سے پوچھیں گے تو وہ اپنے دل کے پھولے آپ سے وہ کریں گے کہ بینظیر بھٹو نہ آتی تو ہم نے تو جھنڈے سری نگر پہ لگا دیے تھے. اور یہ کئی جگہوں پہ ہماری یہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ کئی لوگ ہیں جو بینظیر بھٹو صاحبہ کو ان کے پیس کے ایجنڈے کو, ان کے نیگوسیشنز کے ایجنڈے کو, اڑوس پڑوس کے اندر تعلقات کو بہتر بنانے کے, کیونکہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ سمجھتی ہے کہ قوموں کی جو تحریکیں ہیں وہ خود انحصاری کی بنیاد پہ, خود اعتمادی کی بنیاد پہ, خود اعتباری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ملک ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ان کی انڈیپینڈنس کو, ان کی سوورنٹی کو, آرگنائزیشنل سوورنٹی کو مانتے ہوئے. ادھر تو صورتحال ہی بالکل مختلف ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ رولنگ پارٹیاں بن سکیں, وہ اس قدر مجبور ہیں کہ وہ بھی اپیزمنٹ کے ذریعے ہی اقتدار پہ پہنچ پاتی ہیں. تو کہاں کیا وہ کہتے ہیں گنگو تیلی اور پتہ نہیں کیا کوئی ہے, تو ان کی اوقات کیا ہے جن کو اپنے گاؤں میں مطلب یہ کہ کوئی ایک معتبر آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ کسی قوم کی آزادی کی جنگ لڑیں گے. شوقی صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی, اور براڈر سینس میں بھی لے گیا آپ پاکستان کا رول, دوسری چیزیں بھی آ گئی ہیں اس میں. تو مثلاً ایک آتا کہ یہ ہے کہ خود مختاری کی یہ تحریک نہیں ہے اس سینس میں جس طرح ہونی چاہیے تھی. اور پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں تاریخ سے بھی منحرف ہیں, وہ عقائد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وٹ ایور دیئر ایجنڈا ہے, یہ نہیں کہ کم علمی ہے, ان کا ایجنڈا کچھ اور ہو سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو آتھرز آف آپریشن ٹوپیک کے تھے وہ بھی ناکام ہوئے. ان کی جو دنیا میں تنہائی ہے یا ایلینیشن ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں, لوگ انہیں کو کہتے ہیں کہ یو آر اسپانسرنگ ٹیررزم اینڈ وائلنس اینڈ انٹالرنس. کیا ہے یہی تو اب وہ بذات ہیں, اور بندوق کے نوک پہ مطلب یہ کہ پارلیمنٹیرینز کو کہتے ہیں اس بل پہ سائن کرو, اس بل پہ سائن کرو کہ تاکہ ہماری جان بخشی ہو. اچھا, اس پر میں کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو آخری بات کو پیغام دینا چاہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی, اور جو آتھرز آف مینی آپریشنز ہیں ان کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں. دیکھیں جی, ان کو تو کیا پیغام دینا ہے, ان کے تو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ان کی اپنی نوکریوں اور ملازمتوں, پینشنوں اور مراحت کا مسئلہ ہے. انہوں نے تو نہ تو کسی قوم پہ رحم کھانے والے ہیں, نہ انہوں نے اپنے ملک پہ رحم نہیں کھایا, تو کشمیریوں پہ کیا کھائیں گے. البتہ جو مختلف ادوار میں ہمارے کشمیری اپنے, میں تو سب کو تو نہیں کہتا ہوں نا, میجورٹی لوگوں کی جو ہے وہ تو سنسیئر ہے اپنے وطن سے. اور اس میں اگر ان کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ کشمیر ہوگا تو آپ کی بڑی عزت اور وقار ہوگی, اور نو ڈاؤٹ ان لفظوں میں تو کوئی شک نہیں ہے, تو اس سے کچھ لوگ تو ہے نیچرلی انسپائرڈ, ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ تحریکوں کا تقابل کر سکیں, تحریکوں کو کریں. جس میں نے کہا تھا نا کہ ایک ڈیفینیشن ہے نیشنلزم کی تھیمیٹیکل, اور ایک ہے اس کی اپلیکیشنز. تو جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو موومنٹ ہے جو 1988 سے ہے یا اس سے پیچھے بھی ہے, یہ سب پراکسی موومنٹس ہیں, اور ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقصد شامل نہیں تھا. اس میں ایک ہی مقصد تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے, اور پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہے, اور کشمیر شوڈ بی پارٹ آف پاکستان. اب جب پاکستان خود کمزور ہونے لگا تو پھر اس نے مختلف نعروں کے, کہیں تحریک آزادی کشمیر کے تحریک آزادی کے نام سے پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, کہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو بانیان تھے یہ سب پراکسی تھی. مجھے معاف کریں گے, ورنہ میں ان لوگوں پہ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گا کہ ایک نیشنلسٹ پارٹی بنتی ہے تو وہ آزاد کشمیر کی سرزمین پہ کیوں نہیں بن سکتی. اس کو ایک ایسے ملک اگر وہ واقعی اس کی آزادی کا مقصد جو ہے وہ سارے آکوپائر کو باہر نکالنا تھا, اور پھر یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ جموں کی ہی لینا کیوں ضروری ہوئی, میرپور کی مٹی یا پونچھ کی مٹی میں, یہ تو ریاست جموں کشمیر کے ہی حصے ہیں نا. تو ان حصوں میں سے کسی ایک ضلع کی بھی مٹی اگر اٹھا دیں تو آپ نے پورے ریاست جموں کشمیر کا حلف اٹھا لیا. تو اس سے آپ کو, اور میں تو بہت ساری اور چیزیں بھی جانتا ہوں جو اس وقت اس شارٹ پیریڈ میں, چونکہ آپ کا ٹائم بہت ہی مختصر ہوتا ہے, اس میں تاریخ کے کسی آلریڈی میرے خیال میں کافی ٹائم اس طرح اوپر چلے گئے ہیں. نہیں ہو,
میں ایسے لوگوں کو جو ان پارٹیوں اور جو ٹائٹل لیے گھومتے ہیں بانیان کے کہ ہم خود مختار کشمیر کے بانی ہیں، یہ آج بھی اگر کشمیر کا نیشنلزم یا کشمیر کے جو نیشنل ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ان لوگوں نے اتنی گہرائی کے ساتھ کشمیری یوتھ کو گمراہ کیا ہے، رانگ ڈائریکشن پہ لے گئے ہیں، جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان سے کوئی مطالبہ کیا تو کفر ہو جائے گا۔ جناب شوق کشمیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے بات چیت سنی. وی ہیو ایوری رائٹ ٹو آسک کوشچن اینڈ ایون ڈس ایگری ود واٹ وی ہیو سیڈ. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں، کوئی کمنٹ کرنے تو پلیز ڈو آسک. اینڈ فائنلی ہماری طرف سے خدا حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف. تھینک یو.